प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में रखी एम्स की आधारशिला। नए वर्ष के लिए दिया मंत्र, कहा दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ ही शिकायतों की स्थिति का भी लिया गया जायजा। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। नौकरी पेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवान नेत्रपाल सिंह का अलीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। लोगों ने शहीद को नम आंखों से दी विदाई। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन आने का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। उन्होंने कहा कि अब दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र से हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। पीएम ने कहा कि 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल होने वाला है। भारत फ्यूचर ऑफ हेल्थ ऑफ फ्यूचर में अहम रोल निभाने जा रहा है। बीमारियां अब ग्लोबली फैल रही हैं, ऐसे में इनका इलाज भी दुनिया को एक साथ करना चाहिए। कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। दूसरी एक बात, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं, और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कई परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ ही शिकायतों की स्थिति का जायजा लिया। उनमें रेलवे, सड़क परिवहन, आवास और शहरी विकास से संबंधित मामले शामिल हैं। उन सभी की लागत तकरीबन 1 लाख करोड़ की है, जो कुल 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही हैं। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादर नगर हवेली शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए कहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत व जल जीवन मिशन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों यानी 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी कहा। केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द ही जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करने का खाका तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायतों के बारे में जानकारी उन्होंने ली। उन्होंने शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 35वीं समीक्षा बैठक में 280 परियोजनाओं के साथ ही 50 योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई वार्ता और वार्ता से पहले ही सरकार ने कहा था कि साफ नीयत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान की ओर हम आगे बढ़ेंगे और बुधवार को ये बात सामने आई। बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को होगी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि संवाद से समाधान की ओर बढ़ा जा रहा है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का एक चरण बुधवार को हुआ। 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन पहुंचे, जहां सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों में 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी, उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी। किसानों ने भी वार्ता को सकारात्मक बताया है। जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार। वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं अभी हुई। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल हैं उन पे और एमएसपी पे 2 चीजें की है। 2 चीजों पे ही बातचीत होगी 4 तारीख में। बिजली शोध बिल ते पराली वाला कानून दोनों सरकार ने वापस ले ले।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤੇ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਤਾਰੀख ਨੂੰ मीटिंग होगी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्ता हुई। विज्ञान भवन में वार्ता के बीच मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर खाया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी प्लेट लेकर लाइन में दिखे। सरकार का कहना है कि साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को वो प्रतिबद्ध है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। ये लंबे समय से परीक्षा की डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं। इसकी घोषणा आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शाम 6 बजे करने वाले हैं। संवाद हमारा चलता है लगातार। उसके बाद जो उनके सुझाव मिले हैं और जो हमको भविष्य में क्या परिस्थितियां हैं ये करके अभी हम नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम इसको बता रहे हैं। वो तिथियों को भी सुनिश्चित करेंगे और उनकी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको भी ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि उनको आगे की तिथियां घोषित कर सकें कि जब वो परीक्षाओं को देना है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने अलग अलग लोगों और कंपनियों के लिए आखिरी तारीख भी अलग रखी है। नौकरी पेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। पहले सभी तरह के करदाताओं के लिए ये रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। वहीं कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटी एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 28 फरवरी हो गई है। वहीं कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी कर दी गई है। 1 लाख से ऊपर की देनदारी वाले स्पेयर्स जिनका अकाउंट ऑडिट में डाला गया है उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया गया है। समाचारों में वक्त है फिलहाल एक छोटे से विराम का। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। बलरामपुर जिले में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दौरा कर धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में किसानों के धान पारदर्शीपूर्ण तरीके से खरीदने का निर्देश केंद्र प्रभारी को दिया। जिले में 12,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 13,557 मीट्रिक टन धान खरीद हो चुका है। जिले में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा मंडी समिति में पहुंचकर धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया और किसानों से वार्ता कर उनकी समस्या को सुनकर और उसके निराकरण का आदेश केंद्र प्रभारी को दिया। उन्होंने पारदर्शीपूर्ण खरीद के लिए व बिचौलियों को खत्म करने के लिए किसानों से आईडी लेकर खरीद करने का निर्देश दिया। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि प्रदेश में किसानों का धान तेजी से खरीदा जा रहा है। अभी तक 2014 के पहले 14,000 टन यहाँ खरीदा जाता था। इस समय हम लोगों ने 1,13,000 टन खरीदा है, माने उससे कई गुना अधिक है।
पैसा भी किसानों के खाते में जा रहा है, किसानों की खितौनी ली जा रही है। उस खितौनी का वेरिफिकेशन हो जाए, इसलिए आईडी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इन सारी चेकिंग कर रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से 112% हो गया। तो अब ये स्थिति है। अब आप कल्पना करें कि हम कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, और जो सरकार की भंडारण क्षमता है, जब हम आए थे उस समय सरकार की भंडारण क्षमता थी 39 लाख मीट्रिक टन। आज हमारी भंडारण क्षमता है 76 लाख मीट्रिक टन, लेकिन वो 76 लाख मीट्रिक टन भी हमारा फुल हो गया है। अब हमारी स्थिति ये है, लेकिन ना हम खरीदना बंद करेंगे, ना हम किसान को किसी प्रकार से परेशान होने देंगे। ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। फतेहपुर जिले के अमौली में राज्य कारागार मंत्री जयकुमार जैकी ने 149 वर्ष पुराने मेले का उद्घाटन किया। 15 दिन तक चलने वाले इस विशाल मेले में जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया, वहीं इस मेले के संबंध में उप जिलाधिकारी बिंदकी प्रियंका ने बताया कि यह मेला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इस मेले में जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने व उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए विभिन्न विभागों के कैंप मेला परिसर में लगे हैं, जिन पर जाकर ग्रामीण अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। राम के नाम पर ये मेला लगता है और ये अमौली का ऐसा एक ऐतिहासिक मेला है जहाँ पहले पूरी तरह से लोग अमौली के मेले का इंतजार किया करते थे। यहाँ पर लोग सभी सामान अपने शादी ब्याह का सारी समय गृहस्थी का अमौली के मेला से लोग खरीदते थे। हम सब ने ये निर्णय किया है कि इस मेले को और भव्य बनाने के लिए जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए इस मेले में सरकारी जो भी विभाग है, जो गांव से जुड़े हुए विभाग हैं, उन सभी का हमने कैंप लगवाया ताकि लोग मेले का भी आनंद लें, या घूमे फिरें और उनके कोई भी अगर गांव का काम है तो अपने स्टॉल में जाके अपना काम करावें। यहाँ पर जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रयासों से यहाँ पे सारे सरकारी जो विभाग हैं उन्होंने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। ये एक आपको सरकारी सेवाएं आपके द्वार, ये ऐसा ही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जनता के लोग हैं, वो अपनी समस्याएं लेकर इन स्टॉल्स पर आ सकते हैं और अपनी समस्या का त्वरित निस्तारण करवा सकते हैं। यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, उनसे सारी महिलाओं, जैसे यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए या उनके संबंधित जो भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आवास योजना है या विरासत का अभियान है, इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया है। तो यहाँ से हमारी महिलाएं जो हैं होपफुली अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करवा पाएंगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान नेत्रपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास अलीगढ़ में पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बिस्वा गांव में शहीद को नम आंखों से लोगों ने विदाई दी। अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री समेत तमाम अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी। हाँ, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनको स्टेट ऑनर हमारी प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है और मैं आज यहाँ उनको सम्मान देने के लिए उपस्थित हूँ। और प्रदेश सरकार के द्वारा उनके जो हमारे शहीद हैं उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। उनके परिवार में किसी को मृतक आश्रित के तौर पे एक नौकरी भी परिवार में दी जाएगी और जो हमारे शहीद हैं उनके नाम के ऊपर गांव में कोई रास्ता है, उनके नाम के ऊपर, शहीद के ऊपर, उस रास्ते का भी नाम जो हमारे शहीद हैं उनके नाम करने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। कौशाम्बी जिले के कोखराज हंडिया बाईपास मार्ग पर स्थित सिहोरी टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से बिना फास्टैग के वाहन नहीं गुजर सकेंगे। शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। अभी तक बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए अप एंड डाउन
में एक लेन थी, लेकिन अब ये लेन भी खत्म कर दी जाएगी। जानकारी देते हुए टोल प्लाजा प्रबंधक जेपी चतुर्वेदी ने बताया कि 1 जनवरी से नकदी वाली लेन को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई बिना फास्टैग वाला वाहन टोल तक आया तो उससे दोगुना टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। टोल प्लाजा पर कर्मचारी लगातार फास्टैग लगवाने के लिए पोस्टर बांटकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाहनों में फास्टैग लगने भी लगा है। इसके लिए सिहोरी टोल प्लाजा में आईसीआईसीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के कर्मचारियों ने कैंप लगाकर लोगों के वाहनों में फास्टैग लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए लोगों से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और इसके अलावा टोल प्लाजा स्थानीय लोगों को सहूलियत देगा। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को 1 महीने के लिए 275 रुपये में फास्टैग की एमएसटी दी जाएगी। इस शुल्क को जमा कर स्थानीय लोग एमएसटी बनवा सकते हैं। फास्टैग के बाद स्थानीय लोग आराम से निकल सकेंगे। 1 जनवरी से फास्टैग या प्रॉपर फास्टैग हो जाएगा। भूतल परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी के निर्देशानुसार फास्टैग को प्रॉपर किया जा रहा है। जिन गाड़ियों के ऊपर फास्टैग नहीं होगा उनको डबल चार्ज देना होगा। बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं और उनको पंपलेट भी बांट रहे हैं, उनको पैसे भी निर्देशित कर रहे हैं। फास्टैग लगाने के लिए फास्टैग प्रोवाइडर भी टोल पर बैठे हुए हैं कई बैंकों के, और पूरी व्यवस्था है। सिस्टम को बहुत हैवी बनाया जा रहा है। अम्बेडकर नगर जिले में जिला सेवा योजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब सहित कई अन्य प्रदेशों की कंपनियों ने जिले के युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। मेले में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि युवा अपने को बेरोजगार न समझें, बल्कि जब भी खाली रहें कुछ न कुछ सीखते रहें, क्योंकि वे अपने हुनर के दम पर स्वयं रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी देवव्रत ने बताया कि इस रोजगार मेले में कुल 20 से अधिक कंपनियां आई हैं, जिनके पास 2000 से अधिक युवाओं के लिए रिक्तियां मौजूद हैं। रोजगार मेले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि युवाओं की जो उम्मीद है, आप देखा कितनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो इनको देख के मुझे बहुत उम्मीद जगी है। और अभी हम फिर दोबारा अगले महीने इसका आयोजन करेंगे। और हमने सोचा है कि रोजगार मेले के दिन हम लोन मेला भी लगाएंगे, बैंकों को बुलाएंगे, जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं बेरोजगार जो युवा साथी हैं उनके लिए जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं करेंगे। और सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिसे करने के लिए पैसा बैंकों में उपलब्ध है। ये रोजगार मेला लगभग 21 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और 2500 से ज़्यादा रिक्तियां हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने सेवायोजन के वेबसाइट से लगभग 25,000 बच्चों को बल्क एसएमएस फ्लोट कराया और पेपरों में भी निकला। काफ़ी संख्या में बच्चे आ चुके हैं। कंपनियां बहुत सारी हैं। वर्धमान नीटिंग यार्न्स का नाम आपने सुना होगा, वो है। G4S सिक्योरिटीज़ है, एक्सीडेंट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड है, पार्थ थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड है। काफ़ी कंपनियां हैं, 21 कंपनियां हैं। हम वर्धमान के लिए बेसिकली काम करते हैं, जिसमें हम स्पिनिंग, सिलाई जैसे अलग अलग यूनिट्स हैं। पूरे लुधियाने में, पूरे पंजाब में जो है टोटल 27 यूनिट्स हमारी चलती हैं। हमें बेसिकली 2 यूनिट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला हमारा है जो हिमाचल प्रदेश में है, स्पिनिंग यूनिट है हमारी। स्पिनिंग में लगभग हमें 125 बच्चों की ज़रूरत है वहाँ की यूनिट के लिए, जहाँ पे धागा बनाने का काम होता है। बहुत मेजर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे उसको जोड़ गुणा भाग ये सब आना चाहिए और फिजिकली वो बिल्कुल फिट हो। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में बहुत से शिक्षित युवा महानगरों से वापस घर लौट आए। इन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के तमाम प्रयास चल रहे हैं। भदोही जिला प्रशासन प्रवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से भदोही जिले के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह रोजगार मेला लॉकडाउन के बाद जिले में पहली बार लगाया गया है, जिसमें देश प्रदेश की 15 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। इस रोजगार मेले में 400 नियुक्तियों को लेकर 650 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जहां पर इनका शैक्षिक प्रमाण पत्र देखने के बाद इंटरव्यू के माध्यम से चयनित युवकों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। मेले में 400 पदों पर नियुक्ति के लिए 15 देश प्रदेश की कंपनियों के अधिकारी आए। इन 400 पदों पर नियुक्ति के लिए जिले भर से 650 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारे बेनिफिट जो प्रदेश तक जा रहे हैं, प्रदेश में नौकरियां पा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। रोजगार मेले के वजह जो सरकार ने योजना चलाई, इस योजना के तहत हम कहीं भी जाके जॉब नौकरी पा सकते। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, जो अब सरकार ने व्यवस्था लागू किया है। वैकेंसी कंपनियां आई हैं, सब अपने बच्चे मतलब जो बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित है, बेरोजगार हैं, उनके लिए कंपनियां आई हैं, तो वो लोग अपने मतलब जॉब के लिए आए हैं। सर देख रहे हैं, सब बच्चे अपने हिसाब से देख रहे हैं कि कहाँ ज्वाइन करना है, जिस कंपनी में पसंद आ रहा है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं, किस फील्ड में कौन से लोग मतलब अपने योग्यता के अनुसार लोग अपना चयन कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को रोजगार मिल जाएगा यहाँ से। काफ़ी लोग मतलब सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, काफ़ी कंपनियाँ आई हैं, तो किसी ने सबको मतलब किसी न किसी कंपनी में अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो है, मैं विकास अधिकारी हूँ, LIC ज्ञानपुर से आई हूँ, और यहाँ पे LIC एजेंट का चयन करने के लिए यहाँ पे हम लोग हैं, और जो लोग भी इच्छुक हैं वो आके इसमें भाग ले सकते हैं। अभी तक हमारे पास 20 से 25 लोग ने क्वेरी किया है। कंपनीज आई हैं इस मेले में, और इसमें लगभग 400 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए 600-650 लोगों ने आवेदन किया है। और इसमें उन्हीं लोगों ने आवेदन किया है जो हमारे पोर्टल पे, सेवायोजन पोर्टल पे रजिस्टर्ड थे पहले से लोग। लगभग 46,000 हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट भदोही में, और उनमें से 650 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है इन 400 पोस्टों के लिए। स्पेशल ये है कि प्रवासियों को भी ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट थी ये कंपनीज के पास सेंड की गई थी, उन्होंने कुछ प्रवासियों को भी इसमें बुलाया है इंटरव्यू के लिए। फतेहपुर में बच्चों के पोषण का सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग विशेष ध्यान दे रहा है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत परिषदीय स्कूल बंद है। सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन व दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से जारी है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत सूखा राशन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरण कर घर पहुंचाया जा रहा है, और खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि भी उनके खाते में भिजवाई जा रही है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई के साथ बच्चों के खान पान में कोई दिक्कत न हो। जिले में 2650 परिषदीय स्कूल संचालित हैं, जहां सभी बच्चों को योजना का लाभ देते हुए सूखा राशन सामग्री मिल रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से स्कूल बंद हो जाने के कारण स्कूल में बच्चों को ताजा भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा था। शासन के निर्णय के उपरांत सभी बच्चों को निर्धारित खाद्यान्न मात्रा कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, और कन्वर्जन कास्ट प्रति बच्चा विद्यालय को मिलता था वह बच्चों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। कोविड महामारी के दौरान एक विपरीत परिस्थिति बेसिक शिक्षा विभाग के सामने आई, क्योंकि विद्यालय बंद हो जाने की वजह से बच्चों को जो मध्याह्न भोजन हम लोग विद्यालय में गर्म और ताज़ा बना बनाए उपलब्ध कराते थे, वो उनको उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा था। शासन स्तर पे निर्णय के उपरांत सभी बच्चों को निर्धारित मात्रा में जो खाद्यान्न की मात्रा है वह कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध अब कराई जा रही है, और जो कन्वर्जन कास्ट जो प्रति बच्चा विद्यालय को मिलता था उसको बच्चों के खाते में डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इस प्रकार कोविड के दौरान भी बच्चों के पोषण का उत्तर प्रदेश सरकार ने, बेसिक शिक्षा विभाग ने ध्यान रखा है, और घर पे ही उनको ये सुविधाएं प्राप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। भोजन मुझे स्कूल में मिलता था मैम के द्वारा और DM सर के द्वारा, वो मुझे सुविधा घर में भी मिलती है। वो पर्ची देकर कोटेदार के द्वारा हमें घर में भी मिलता है। गेहूँ चावल ये सब मिलता है, तो कोई खाने पीने में दिक्कत नहीं होती है। हमारा स्कूल बंद चल रहा है, यहाँ पे पहले खाना मिलता था, लेकिन अब इस बीमारी को, कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गया है। इस वजह से हमें अब घर पे मिल रहा है, हमें कोठेदार से आसानी से मिल रहा है, और टीचर से और DM सर से मिल रहा है, आसानी से हम लोग को खाना पानी सब मिल रहा है। और मेरे बच्ची का खाने पीने का ध्यान अच्छी तरह रखा जाता है। जब से लॉकडाउन लगा है ना, उसके बाद से कोटेदार के यहाँ से मेरी बच्ची को राशन मिलता है। राशन पूरा 7 किलो 100 ग्राम मिलता है, उस पर 2.5 किलो गेहूँ मिला और 5 किलो 100 ग्राम चावल मिले, और खाते में जो है 374 रुपये आए हैं। और सरकार की पहल अच्छी है कि जो हर बच्ची को राशन दिया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में रखी एम्स की आधारशिला। नए वर्ष के लिए दिया मंत्र, कहा दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ ही शिकायतों की स्थिति का भी लिया गया जायजा।
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। नौकरी पेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवान नेत्रपाल सिंह का अलीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। लोगों ने शहीद को नम आंखों से दी विदाई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।